ओके, चलो बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। यूनिट्स और मेजरमेंट में आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा एरर एनालिसिस। हमने टाइप्स ऑफ एरर वो पढ़ लिया है बराबर। तो आज हम पढ़ेंगे एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस कैसे करना है, मतलब एरर तो आएगी। आप पर्सन के स्किल जो है उसमें वेरिएशन होगा, फिर इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकती है, कुछ भी कोई भी रीजन हो सकता है, बट एरर आती है। तो एरर को कैसे निकाला जाए, एरर का कैलकुलेशन कैसे करा जाए, आज का टारगेट हमारा यही है कि एरर एनालिसिस करे, एरर का कैलकुलेशन करना है बराबर। चलो, तो इसके ऊपर से शॉर्ट शॉर्ट बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन होते ही, जैसे डायमेंशन इंपॉर्टेंट थे, इसी तरह से आज का पूरा लेक्चर जो है वो ध्यान से देखना, पूरा लेक्चर इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो, तो एरर एनालिसिस देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रैंडम एरर जो है वो कौन से एरर होते हैं, तो यहाँ पर एस्टिमेशन मतलब कितने परसेंटेज एरर होती है, ये सब बेटा आपको अगर निकालना है तो आज जो मेथड होगी वो उसमें पूरा ध्यान देना बेटा। ओके, so random error can be minimized by repeating measurements to a large number of times। एक ऑब्जेक्ट का आप कुछ मेजरमेंट कर रहे हो, उसको 10 बार मेजर करो, उसको 15 बार मेजर करो, फिर उसका मीन ले लो। then the arithmetic mean of all measurements can be taken as the true value of the measured quantity। इससे एरर जो है वो कम होने के चांसेस होते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप बेटा मैं यहाँ पर आपको सिखाता जाऊंगा कि कैसे एरर का कैलकुलेशन करना है और कैसे होता है, तो ध्यान दीजिएगा बेटा। चलो, तो 110% बेटा आपको आ जाएगा। बस खाली यहाँ पर आपका पूरा जो है वो अटेंशन चाहिए ना, उसके अलावा आपको मतलब तकलीफ होगी इसके सम्स वगैरह गिनने में। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला है कि भाई आपके पास जितने भी आपने रीडिंग्स लिए हैं, मतलब आपने मान लो 5 रीडिंग लिए, तो उसका सबसे पहले एरिथमेटिक मीन निकालो, उसका एवरेज वैल्यू निकालो। चलो, तो हम लिखते हैं यहाँ पर इफ A1 A2 A3 अप टू A ऑफ n, मतलब मान लो मैंने n रीडिंग्स ले ली, A ऑफ n बी द मेजर्ड वैल्यूज ऑफ measured values of a physical quantity। सपोज मान लो कि आपके पास जो भी कुछ आपने रीडिंग लिया है, मतलब वो एन आपने रीडिंग ले ली है, A1 A2 A3 A ऑफ n सारे रीडिंग्स है बराबर। तो आपको क्या करना है, उसका ट्रू वैल्यू कैसे निकाला है, देन द ट्रू वैल्यू इज गिवन बाय arithmetic mean, by the arithmetic mean। तो आपको सबसे पहले बेटा उसका मीन वैल्यू लेके आना है। तो इस मीन वैल्यू को ही बेटा आप क्या बोलोगे, ट्रू वैल्यू। इस मीन वैल्यू को ही हम बताएंगे ट्रू वैल्यू। तो मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू जो है वो कैसे निकाला जाता है, इट इज A1 A2 A3 अप टू A ऑफ n डिवाइडेड बाय n करना है। क्या करना है, मीन वैल्यू जो है वो सभी रीडिंग्स का आपको एडिशन बाय नंबर ऑफ रीडिंग्स, आपको मीन वैल्यू जो है वो मिल जाएगा। ये आपके लिए कोई नई बात है नहीं बराबर। चल, उसके बाद मतलब आपको कैलकुलेशन जो है ना वो परसेंटेज एरर कितनी है वो पूछ सकते हैं। तो एट लास्ट परसेंटेज 3 4 5 जितने भी परसेंटेज हो, उसके लिए ये स्टेप बाय स्टेप बेटा आपको करना होता है। आपको क्वेश्चन में जो है ना आपको नंबर ऑफ रीडिंग्स जो है ना वो दे देंगे, आपको पूछेंगे कि भाई कितने परसेंटेज एरर है, तो यहाँ पर स्टेप 1 आपका है मीन वैल्यू निकालना। चलो, उसके बाद सेकंड स्टेप है एब्सोल्यूट एरर। अभी ये क्या होता है, चलो एक बार बेटा मेथड सीख लोगे तो इसके बेटा 100 भी सम कोई दे देगा ना आपको, तो वो आराम से आप कर लोगे बराबर। एक ही बार मेथड सीखने का होता है ये। एब्सोल्यूट एरर जो है वो क्या होता है, द मैग्नीट्यूड, ध्यान से सुनना, the magnitude of the difference between the magnitude of the difference between the true value, मतलब ये true value, the magnitude of the difference between the true value, right,
ट्रू वैल्यू, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो मीन वैल्यू। कौन सा वैल्यू? मीन वैल्यू। सो ट्रू वैल्यू या फिर मीन वैल्यू में से आप क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो? तो इंडिविजुअल आप जो भी कुछ मेजरमेंट ले रहे हो उसे आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड, the mean value of the quantity measured and the individual measured value, इसका डिफरेंस, the magnitude of the difference between the mean value and the quantity which is measured of the given quantity measured and the individual, आप जो भी कुछ measured value ले रहे हो is called absolute error। समझ में आ जाएगा? 2 मिनट ठहर जाओ बेटा। चलो, अगर मान लो कि मेरे पास यहाँ पर मैंने कुछ रीडिंग लिया है, मतलब मैंने ऑब्जर्वेशन ए लिया है, तो अगर आपको उसी ऑब्जर्वेशन में एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है, एब्सोल्यूट एरर मतलब आप पर्टिकुलर एक रीडिंग में कितनी एरर है वो फाइंड कर रहे हो। मतलब मैं मान लो कि मेरे पास यहाँ पर हम वापस से उस रॉड को लेके आते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में छोड़ दिया था भैया, बराबर। तो मेरे पास मान लो बेटा कि ये रॉड है, उसका एक्चुअल लेंथ जो है, इसका एक्चुअल लेंथ जो है ना वो 4.2 सेंटीमीटर है। अगर A1 रीडिंग में मैं उसे 4.1 मेजर करता हूं तो ये जो एक्चुअल रीडिंग है ना वो ट्रू वैल्यू हुआ, इट इज ट्रू वैल्यू। तो आप बेटा एब्सोल्यूट एरर A1 में कैसे फाइंड करोगे? तो एब्सोल्यूट एरर इन A1 कैसे फाइंड करते हैं? इट इज डेल्टा A1, वी कैन से डेल्टा A1 और मैग्नीट्यूड है बेटा। मैग्नीट्यूड मतलब क्या करना पड़ता है? मोड। और इस मोड के अंदर आप मीन वैल्यू जो है और ट्रू वैल्यू, उसे यहाँ पर हम ए बार लिखेंगे। आप बेटा इसे जानते हो, ए बार आप एक्स बार कहते थे राइट 10th में। तो मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू जो है उसमें से, मतलब ए बार में से उस पर्टिकुलर वैल्यू जो आपने मेजर की है उसका डिफरेंस, मतलब एब्सोल्यूट एरर इन अ पर्टिकुलर गिवन रीडिंग। वापस से मैं बोल रहा हूँ, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू or mean value of the given quantity measured and the individual measure value। मतलब अगर मैं रीडिंग इन रीडिंग A2 की बात करूं, मैं इन रीडिंग A2 की बात करूं तो उसमें बेटा एब्सोल्यूट एरर A2 में होगा, वो कितना होगा? वो डेल्टा A2 होगा। और डेल्टा A2 का मतलब आपका मीन वैल्यू जो है वो ए बार, उसमें से आप क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो? उस इंडिविजुअल वैल्यू, उस इंडिविजुअल रीडिंग को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो ऐसे ही अगर n रीडिंग है तो आपको पर्टिकुलर आपको मिलेगा एब्सोल्यूट एरर इन डेल्टा A3। अगर मैं लिखूं तो वो हो जाएगा ए बार माइनस A3। ऐसे करते करते मैं ए ऑफ n तक लिख सकता हूँ। तो सेकंड स्टेप, अगर आपको परसेंटेज एरर वगैरह सब कुछ फाइंड करना है तो एब्सोल्यूट एरर जरूर निकालना पड़ेगा। हर एक रीडिंग में मैंने कितनी एरर जो है वो मतलब वहां पर जनरेट हुई है वो आप निकालोगे मीन वैल्यू के बाद। चलो, तो स्टेप 2 समझ में आ क्या करना है? आया ना बेटा? बताओ, चलो यहाँ तक क्लियर है? सम करोगे, इस यस सर। एग्जाम्पल होंगे तो आपको बेटा ये स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो याद रह जाएगा। चलो, उसके बाद थर्ड जो है वो क्या है? मीन और एब्सोल्यूट, और वी कैन से फाइनल एब्सोल्यूट एरर। जो थर्ड वन है वो है मीन एब्सोल्यूट एरर, वी कैन से एवरेज एब्सोल्यूट एरर। बेटा आपने क्या किया? आपने जो है वो A1 में एब्सोल्यूट एरर निकाली, आपने A2 में एब्सोल्यूट एरर निकाली, आपने A3 में एब्सोल्यूट एरर निकाला, और A ऑफ n मतलब 5 रीडिंग है तो 5 इंडिविजुअल रीडिंग में आपने एब्सोल्यूट एरर निकाला। बट मीन और एवरेज एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? मीन और एवरेज एब्सोल्यूट एरर जो है वो, जो आप एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हो उसका भी एवरेज, आपने पर्टिकुलर 5 रीडिंग में जितने भी एब्सोल्यूट एरर निकाले उन सभी का एवरेज वैल्यू लेना, मतलब मीन और एवरेज एब्सोल्यूट एरर।
सो डेल्टा ए बार इज इक्वल्स टू आप लिखोगे मैंने A1 प्लस A2 अप टू डेल्टा ए ऑफ एन। यहाँ पर बेटा मैं एन तक लिख रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में 6 रीडिंग आपको देते हैं तो आपको 6 रीडिंग तक लिखना है। अगर आपको 3 रीडिंग देके है तो आपको बेटा 3 रीडिंग तक लिखना है। तो क्लियर है यहाँ पर? इज इट क्लियर और नॉट? यहाँ तक चलो। 3 नंबर मीन यस और सर। एवरेज एब्सोल्यूट एरर। तो फाइनल रिजल्ट जो है वो फाइनल रिजल्ट कैसे आप बताओगे? तो फाइनल रिजल्ट ऑफ द मेजर फिजिकल क्वांटिटी, फाइनल रिजल्ट मतलब आपको कोई पूछे कि रॉड की लेंथ जो है वो 4.2 है, उसमें परफेक्टली आपने कितना एरर बताया, तो ये आपको बताना है। फाइनल रिजल्ट ऑफ द मेजर्ड फॉर द मेजर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, physical quantity can be expressed as a bar प्लस और माइनस डेल्टा ए बार, बिकॉज रैंडम एरर जो है वो प्लस और माइनस होती है। तो अगर फाइनल रिजल्ट आपको बताना है तो ए बार प्लस और माइनस डेल्टा ए बार बता सकते हो। सो क्लियरली आप यहाँ से ऐसा बोल सकते हो, इट इज क्लियर दैट द मेजर्ड वैल्यू इज, वी कैन से क्लियरली any measured value, any measured value of a will be such that a will be such that कि वो a बार प्लस डेल्टा a बार से लेके a की वैल्यू जो है ना वो a बार माइनस डेल्टा a बार के बीच में हो सकती। एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई सपोज आपको कोई दे दे कुछ, फाइनल आंसर आपका कुछ ऐसा आ रहा है, इट इज 4.2 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये जो 4.2 है वो मतलब मान लेते कि वो ट्रू वैल्यू ए बार, और ये डेल्टा ए बार हुआ। तो आपका जो ए का मेजर्ड वैल्यू है ना वो कहाँ से कहाँ तक होगा? इट इज फ्रॉम 4.3 से लेके, बराबर 4.3 से लेके कहाँ तक होगा? 4.1 के बीच में, बराबर। तो ए का जो वैल्यू है वो इतना हो सकता है। चलो, तो क्लियर है बेटा, हाँ या ना? यस सर। बराबर है। चलो, तो उसके बाद फोर्थ स्टेप जो है वो क्या करना है, देखो यहाँ पर उसके बाद होता है रिलेटिव एरर। नंबर 4, इट इज रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या है? रिलेटिव एरर जो है वो एक रेशियो है। रिलेट करते हैं ना भी हम किसी भी रिलेशन जो है, मतलब कौन आपको फ्रैक्शनल एरर भी आप कह सकते हो, बराबर, रिलेटिव एरर, और इट इज आल्सो नोन एज फ्रैक्शनल एरर बिकॉज हम एक फ्रैक्शन ले रहे हैं यहाँ पर। आप इसे फ्रैक्शनल एरर भी कह सकते हो। चलो, तो रिलेटिव एरर क्या होता है? द रेशियो ऑफ ध्यान से सुना बेटा, द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब ये डेल्टा ए बार टू द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू मतलब क्या बेटा? ए बार। तो अगर आप मीन एब्सोल्यूट एरर का और मीन या एवरेज एब्सोल्यूट एरर का रेशियो ए बार से लेते हो तो वो हो जाता है फ्रैक्शनल एरर, बिकॉज एक फ्रैक्शन में आपका आंसर आता है। सो द रेशियो ऑफ द, एक खास याद रखना बेटा, रेशियो ऑफ द mean absolute error, mean absolute error delta a bar to the absolute or we can say to the true value या फिर mean or average value which is known as a bar. The ratio of the mean absolute error to the true value or mean value is known as fractional error, is known as fractional error for a given physical quantity, for a given measurement.
चलो तो यहाँ पर रिलेटिव एरर जो है उसे हम कैसे बताएंगे भाई? रिलेटिव एरर इज डेल्टा ए बार बाय ए बार। ये रेशियो अगर आपको मिलता है तो वो होता है फ्रैक्शनल एरर। और उसके बाद परसेंटेज एरर, ये 5 स्टेप में बेटा एरर जो है वो फाइंड करी जाती है। फिफ्थ नंबर इज परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर मतलब क्या? अगर आप फ्रैक्शनल एरर लेके आते हो तो उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे। तो द रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर जो है एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज is called percentage error, is called percentage error। तो परसेंटेज एरर क्या होता है? अगर आप फ्रैक्शनल एरर को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो वो आपको परसेंटेज एरर देगा। तो ये टोटल आपको बेटा कोई भी एक रीडिंग दे देंगे, हम एग्जांपल करते हैं, बट प्रोसेस समझ लो आपस से। हाउ टू एस्टिमेट द एरर्स इन कैलकुलेशन, एरर का कैलकुलेशन कैसे करें? तो सबसे पहले रैंडम एरर जो है वो एक से ज्यादा, एक ही चीज के एक से ज्यादा जो है वो आप ऑब्जर्वेशन ले लो, 10 ले लो, 15 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो। जितने भी ज्यादा ऑब्जर्वेशंस लोगे उतना मतलब आप एरर को मिनिमाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपको कुछ रीडिंग दिया है उसका सबसे पहले आपको मीन वैल्यू निकालना है, ये स्टेप नंबर 1। उसके बाद एब्सोल्यूट एरर निकालना है। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? इंडिविजुअल एरर आप कह सकते हो कि मैंने A1 रीडिंग लिया तो उसमें कितनी एरर है, तो वो फाइंड करने के लिए हम एक डिफरेंस लेते हैं, और एक पॉजिटिव है ये चीज, डिफरेंस मतलब एक मोड में लेना है आपको। तो जो ट्रू वैल्यू है उसमें से आप पर्टिकुलर जो भी आपने कुछ मेजर किया, आपने कुछ ज्यादा भी मेजर किया है या कम भी मेजर किया, उसका एक डिफरेंस लेते हैं, वो होता है एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद थर्ड नंबर आता है, जितने भी रीडिंग्स है उसमें पर्टिकुलर आपको इंडिविजुअल एरर जितने भी मिले हैं तो वो सारे रीडिंग में आपको एक मीन निकालना, तो वो होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। बिकॉज फ्रैक्शनल एरर तक पहुंचना है और परसेंटेज एरर तक पहुंचना है तो मुझे डेल्टा ए बार और ए बार की जरूरत पड़ेगी, बराबर। डेल्टा ए बार और ए बार की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर जो है, वो रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर की बात करें तो एक रेशियो है। कौन सा रेशियो है? अगर मैं डेल्टा ए बार का ए बार से रेशियो लूं तो वो होता है रिलेटिव एरर, बराबर। तो एक फ्रैक्शन जो है वो मिल जाता है। उसके बाद परसेंटेज एरर। चलो, परसेंटेज एरर जो है वो क्या है? अगर आप रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हो वो होता है परसेंटेज एरर। चलो तो यहाँ तक क्लियर है बेटा ये पूरा प्रोसेस? आया ना बोल दो। Yes, sir. Yes, sir. चलो, इज इट क्लियर बेटा एवरीवन? आया ना? Yes, sir. चलो तो कैलकुलेटर बेटा अपने पास रखो और एक अच्छा सा प्यारा सा सवाल करते हैं। यहाँ से बेटा ये सवाल ही पूछे जाते हैं, मतलब थियरी में अगर पूछे कि कैसे आपको एरर का एस्टिमेशन निकालना है, व्हाट आर द स्टेप्स, और एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, ये भी बेटा एक टाइप्स ऑफ एरर में ही आप गिन सकते हो, मतलब कैलकुलेटिव पार्ट है। तो ये पूरा मेथड आपने अगर थियरी में पूछते तो मेथड समझा दो, बट ज्यादातर उसके सवाल ही पूछे जाते हैं। तो चलो एग्जाम्पल 1 करते हैं। द लेंथ ऑफ अ रॉड as measured in an experiment was found to be 2.48 meter, 2.46 meter, 2.49 meter, 2.50 meter, and again it is measured as 2.48 meter। तो बेटा देखो एक ही चीज के कितने रीडिंग लिए यहाँ पर, बोलो कितने रीडिंग ले लिए उन्होंने? 5 रीडिंग लिए। तो सबसे पहले मैं मेरे लिख दूंगा यहाँ पर बेटा, ये मेरा A1 होगा, फिर ये क्या होगा बेटा A2 होगा, ये A3 होगा, ये A4 होगा और A5 होगा। आपको कैलकुलेट करना है मीन वैल्यू। क्या कैलकुलेट करना है? मीन वैल्यू। उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर। देखो एब्सोल्यूट एरर नहीं पूछेंगे, एब्सोल्यूट एरर निकालने के बाद ही मीन आता है ना, तो वो मतलब फाइंड तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद पूछा है फ्रैक्शनल एरर फाइंड कर दो, और उसके बाद पूछा है परसेंटेज एरर फाइंड कर दो, और एक्सप्रेस द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर। चलो ये लास्ट पार्ट जो है उसको अभी छोड़ देते हैं, बाकी कैलकुलेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन बनाते हैं।
और लिखते हुए यहाँ पर जो रीडिंग है वो 5 है, तो जो मीन वैल्यू है नंबर 1, जो मीन वैल्यू है वो किस तरीके से फाइंड किया जाए। चलो मीन वैल्यू ए बार इज इक्वल्स टू क्या होता है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 डिवाइडेड बाय 5। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 2.48 प्लस 2.46 प्लस 2.49 प्लस 2.50 प्लस 2.48 डिवाइडेड बाय 5। चलो बोलो, करो तो कैलकुलेशन भाई। 9.95 divided by 5. 9.95, अच्छा ये नहीं होगा बेटा, 12 पॉइंट समथिंग तो आना चाहिए, मतलब 10 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसा। सर आंसर है 2.482। 2.482, यस, मतलब डिवाइड करा ना, हाँ 2.4। यस सर। बेटा 2.482, तो आपको लगता है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स को देख के आपको 2 निकाल देना चाहिए, है ना। तो ए बार क्या होगा, ए बार इज इक्वल्स टू, मैं लिखूंगा 2.48, वो तो पता है ना बेटा, राउंड ऑफ करना पड़ता है। चलो तो क्लियर बेटा, पहले तो मीन वैल्यू इतनी होगी, बोलो हाँ या ना। यस सर। चलो एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग जो है वो A1 की बात करते हैं, तो एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A1 क्या होगा बेटा, ए बार माइनस A1 होगा। चलो ए बार क्या फाइंड कर दिया बेटा आपने, 2.48 विच इज ट्रू वैल्यू, और A1 क्या है 2.48, इट मीन्स तो ये 0 हो जाएगा। चलो ऐसे डेल्टा A2 ए बार माइनस A2 विच इज इंडिविजुअल एरर आप फाइंड करो बेटा, हर एक 5 रीडिंग में ना, उसमें हर एक में आपने कितनी एरर जो है वो यहाँ पर जनरेट की, वो आप पहले फाइंड करोगे, उसके बाद होता है मीन एब्सोल्यूट एरर, बराबर। तो ए बार माइनस A2 करोगे तो बेटा ये कितना होगा, 2.48 माइनस A2 जो है वो 2.46, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, 0.02। चलो क्लियर है बेटा, ऐसे फाइंड करना है। Yes, sir. ओके, चलो उसके बाद डेल्टा A3, चलो डेल्टा A3 विच इज ए बार माइनस A3, 2.48 में से आप A3 का मतलब क्या है, 2.49 है, 2.49, चलो ये क्या होगा भाई, 0.01, माइनस 0.0। अरे बेटा Minus 0. माइनस नहीं होगा ना, प्लस होगा, मैग्नीट्यूड है, देखो मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है, द मैग्नीट्यूड मतलब खाली वैल्यू लिखनी है, प्लस और डिफरेंस है ना वहां पर, समझे, मोड लगा दिया है हमने, मोड में से बेटा वैल्यू जो आती है वो बार हम प्लस करके लिखेंगे ना भाई, ये गलती नहीं करनी। क्लियर है भाई, हाँ या ना। यस सर। चलो उसके Yes, बाद sir. डेल्टा A4 है ए बार माइनस A4, चलो ए बार है 2.48 में से A4 क्या होगा, 2.50। 2.50, यस 2.50, इट इज 0.02। 0.02। चलो डेल्टा A5 ए बार माइनस A5, इट इज 2.48 में से सब्ट्रैक्ट करना है 2.48। मतलब वो तो 0 हो जाएगा। चलो अभी आएगा मीन एब्सोल्यूट एरर, ये इंडिविजुअल एरर था सब में, और आप कह सकते हो एब्सोल्यूट एरर इन इंडिविजुअल रीडिंग्स। सो मीन एब्सोल्यूट एरर विल बी डेल्टा ए बार डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 प्लस डेल्टा A5 के नीचे 5। चलो तो डेल्टा ए बार, चलो कर देते हैं समेशन, 0 प्लस 0.02 मतलब 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.02 के नीचे 5, तो डेल्टा ए बार 0.01।
0.01 हो जाएगा भाई, ऊपर आएगा 0.05, उसको 5 से Yes, sir. डिवाइड करोगे तो ये 0.01 हो जाएगा, बराबर है। चलो तो सेकंड क्लियर है बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करनी है। Yes, sir. चलो भाई फ्रैक्शनल एरर क्या था भाई, फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर, इट मींस आप डेल्टा ए बार को ए बार से जो है ना वो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो फ्रैक्शनल एरर जो है वो फ्रैक्शनल एरर डेल्टा ए बार बाय ए बार, चलो डेल्टा ए बार विल बी 0.01 और ए बार जो है वो ओरिजिनल वैल्यू देखो कितनी है बेटा, ट्रू वैल्यू 2.48। 2.4. चलो इसको सब्ट्रैक्ट करो, अरे डिवीजन करो इसका, 0.0040. तो क्या इसे मैं 0.004 लिख सकता हूँ भाई, चलेगा, बराबर आया ना, Yes, sir. Yes, sir. बराबर। Yes, sir. क्यों ऐसा किया पता है ना, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स का बेटा रूल, डिवीजन में क्या करते हैं हम, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर हो उस तरीके से लेते हैं ना, तो यहाँ पर आप 4 0 नहीं लिखोगे तो 2 हो जाएंगे मतलब। चलो वो आपको समझ में आ रहा है ना। फ्रैक्शनल एरर जो है वो फ्रैक्शनल एरर ढूंढने के बाद एट लास्ट परसेंटेज एरर, कुछ नहीं करना है बेटा, जो भी फ्रैक्शनल एरर मिले, जो भी कुछ फ्रैक्शनल एरर मिले उसको आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, 100 से, 100 से. तो 0.04 0.4. इंटू 100 तो ये हो जाएगा 0.4%। कितने परसेंट हो गए भाई, 0.4%। क्यों यहाँ पर एरर इतनी आई, बिकॉज मैंने 2 बार तो बेटा 2.48 रीडिंग ले लिया है, तो एरर जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर कम ही आएगी। तो आएगा बेटा, ये सम है ना बेटा, 3 मार्क्स में आराम से पूछते हैं, बट इतना करना होता है, तो ये क्लियर है बेटा, आया ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो तो इसका ये पार्ट है ना अभी मैंने बाकी रखा है, बाकी का जो है ना वो हमने कर लिया। चलो इसको आराम से करते हैं, अभी करते हैं। देखो, एक्सप्रेस द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर, मतलब मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी थी, देखो, फाइनल रिजल्ट ऑफ द मेजर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए बार प्लस और माइनस डेल्टा ए बार। क्या बोले बेटा, देखो यहाँ कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो कैसे आप एक्सप्रेस करोगे, आपको ट्रू वैल्यू, इसको ऐसे याद रखते हैं, फाइनल रिजल्ट को आप कैसे बताओगे, तो इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर हम आंसर कैसे लिखेंगे, बिकॉज इसका भी बेटा है ना 0.5 मार्क्स कट हो सकता है अगर ये आपको पूछ लेते हैं। अगर आपको ये लिखना नहीं आता है तो बेटा आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट में 0.5 कट हो सकता है। तो इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर we can write this measurement as a bar plus or minus delta a bar, which means a bar जो है बेटा वो 2.48 ट्रू वैल्यू और प्लस और माइनस डेल्टा ए बार है 0.01। देखो यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, आपकी जो वैल्यू है वो किसके बीच में होगी, 2.48 प्लस माइनस, आप ऐसा कह सकते हो, अगर वैल्यू इज 2.48 माइनस 0.01 से लेके ए का जो रीडिंग है 2.48 प्लस 0.01 के बीच में होना चाहिए आंसर हमारा, बराबर। तो ये रैंडम एरर जो है वो रैंडम एरर मतलब क्या, एक ही टाइम पर प्लस और माइनस हो सकते हैं। और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर कैसे इसको बताए भाई, तो परसेंटेज एरर में आपको क्या लिखना है, कितने परसेंट आया आंसर बेटा, 0.4%। तो आपका जो एक्चुअल रीडिंग है ना ट्रू वैल्यू, आपको क्या करना है, ट्रू वैल्यू, ये फॉर्मेट याद रखो, प्लस और माइनस परसेंटेज एरर, ट्रू वैल्यू और प्लस और माइनस आपको लिख देना है परसेंटेज एरर। टीवी का मतलब बेटा टेलीविजन नहीं करना है बेटा, ट्रू वैल्यू करना है अभी। तो 2.48 प्लस और माइनस परसेंटेज एरर विच इज 0.4%। तो आया बेटा, एक्सप्रेस कैसे करना है बेटा, एक्सप्रेस द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर, आपको यही तरीके से इसको बताना है। तो मेथड समझ में आया और न्यूमेरिकल समझ में आया कि नहीं, आया ना। Yes, आ sir. गया, sir. ऐसे बेटा Yes, 5 6 10 सवाल जितने भी होते हैं ना, सब में आपको बस
कैलकुलेटर में करना है और आंसर लाना है। बस आप सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स को ध्यान में रखते हो ना, कि कई बार बेटा किसी की 100% एरर आती है, इतने परसेंटेज नहीं आते, ये तो मतलब मेजरमेंट किया ही नहीं होगा किसी ने। चलो तो उसके चलते एग्जाम्पल 2 जो है वो होमवर्क में दे रहा हूँ सेम टाइप, और एग्जाम्पल 3 जो है वो भी बेटा होमवर्क में, इसके बाजू में बेटा आंसर लिखा हुआ है, तो आंसर जो है ना वो आपको वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पर आंसर जो है वो वेरीफाई कर लेना है। तो एग्जाम्पल 2 में जो है वो मेजरमेंट है, और मेजरमेंट है टाइम पीरियड के, मतलब ये 2.63 सेकंड, 2.56 सेकंड, 2.42 सेकंड, 2.71 सेकंड, 2.80 सेकंड। तो मतलब यहाँ पर टाइम पीरियड आपको क्या लिखना है बेटा, आप ऐसा भी लिख सकते हो कि ये T1, T2 और T3, T4 और T5 है, मतलब 5 रीडिंग है, तो उस 5 रीडिंग की आपको क्या करनी है, एवरेज लेनी है। तो 1 बाय 1 जैसे हमने आगे किया, पहले मीन वैल्यू निकालो, फिर एब्सोल्यूट एरर निकालो इन ईच मेजरमेंट, फिर आपको निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर, फिर आएगा रिलेटिव एरर, फिर आएगा परसेंटेज एरर, और एक्सप्रेस द रिजल्ट इन प्रॉपर फॉर्म, मतलब वो हमने जो एक्सप्रेस किया ये लास्ट में उसी तरीके से आपको करना है। खाली यहाँ पर चेंज है टाइम पीरियड है, तो रीडिंग कोई भी हो सकता है। जैसे 3rd नंबर में है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मेजरमेंट, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जानते हो, तो ग्लास जो है वो एक बार मेजर करागा 1.45, 1.56, 54, 1.44, अलग अलग 6 रीडिंग लिए यहाँ पर, तो आपको बेटा 6 बार जो है वो रीडिंग लिख के मीन वैल्यू निकालना है। पहले आप मीन वैल्यू निकालोगे, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर होगा, फ्रैक्शनल एरर होगा, फिर परसेंटेज एरर होगा, और एक्सप्रेस द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड देन परसेंटेज एरर। तो आएगा बेटा 2 और 3 जैसे मैंने यहाँ पर, Yes, sir. बराबर। तो बाजू में आंसर है, आंसर आप टैली कर सकते हो, अगर नहीं आए तो वापस से कैलकुलेट करो, बराबर, वापस से आपको कैलकुलेट करना है। चलो तो ये हमारा पहला पार्ट हुआ, एरर एनालिसिस का बेसिक पार्ट हुआ। यहाँ से आपको मतलब इसी टाइप के सम जो है वो पूछे जा सकते हैं, इसके अलावा इसके कोई और टाइप है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, एरर एनालिसिस का सेकंड पार्ट, प्रोपोगेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, प्रोपोगेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, बराबर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अप्रोच से यहाँ पर बहुत सारे सवाल इसमें से पूछे जाते हैं, बराबर। चलो ओके, चलो तो देखो बेटा, प्रोपोगेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का मतलब क्या होता है कि आपने बेटा, अगर मैं मान लो कि मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ, मैं लेंथ का एडिशन कर रहा हूँ, मान लो कि रिजल्टेंट लेंथ जो है वो L1 प्लस L2 प्लस L3 है, तो मतलब L1 का कुछ एरर होगा, इस रीडिंग का कुछ एरर होगा, और इसका भी कुछ एरर, तो आप रिजल्टेंट जो है उसमें किस तरीके से एरर बताओगे, मतलब रिजल्टेंट लेंथ में आप किस तरीके से एरर बताओगे, या फिर आप मतलब मान लो कि मैं काइनेटिक एनर्जी को मेजर कर रहा हूँ। चलो आप में से कोई बताएगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी मेजर करने के लिए कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करना पड़ता है। काइनेटिक एनर्जी को मेजर करना है तो आप कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करोगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वो तो पता है ना, नहीं पता है, हाफ mv² होता है कि नहीं, अब बोलो हाँ या ना बेटा। Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा ये सब आप पढ़ के आओ 9th में, है ना। काइनेटिक एनर्जी जो है अगर उसे मेजर करना है तो बेटा आप क्या क्या मेजर करोगे, मैं मास मेजर करूंगा, मैं फिर स्पीड मेजर करूंगा। तो अगर मैं मास मेजर करता हूं, अगर उसमें कुछ एरर है, अगर मैं स्पीड मेजर करता हूं उसमें भी कुछ एरर आ गई, तो काइनेटिक एनर्जी में कितनी एरर आएगी। तो ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या फिर उसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ रिजल्टेंट एरर बनते हैं, तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है वो हम सीखेंगे इस कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में। क्या समझे बेटा, अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी मेजर करना है तो मैं मास को मेजर करूंगा, फिर स्पीड को मेजर करूंगा, तो मास में जो एरर होगा और स्पीड में कुछ एरर होगा, उन दोनों को मिला के काइनेटिक एनर्जी में भी कुछ एरर हो सकता है भाई, तो वो कितना होगा
और कैसे कैलकुलेट करना है, तो वो सब कुछ बेटा आपको पता चलेगा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। जैसे यहाँ पर मैंने लेंथ को ऐड किया, बट L1 L2 L3 इंडिविजुअल मेजर करने के बाद हर एक में एरर होंगे, अलग अलग होंगे, तो रिजल्टेंट लेंथ में कितना एरर है वो आपको फाइंड करना है, तो उसके लिए रूल्स है। तो इस कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और ये एकदम इजी टॉपिक है बेटा, आपको आ जाएगा। यहाँ पर देखो कि एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स several measurements and the final result is arrived at using different physical relation। मतलब आप जब भी कुछ एक्सपेरिमेंट करते हो और आपको फाइनल रिजल्ट चाहिए, जैसे मुझे काइनेटिक एनर्जी मेजर करनी है, तो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, बिकॉज उसका रिलेशन हमें पता है हाफ mv स्क्वायर, तो उसे बोलते हैं फिजिकल रिलेशन। The error in the final result depends on the individual measurements। individual measurement मतलब मास के ऊपर भी डिपेंड होता है कि काइनेटिक एनर्जी में एरर क्या होगा, और स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि भी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। So as well as the mathematical operation done to get the final result। मतलब यहाँ पर आप जो भी कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करोगे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके फाइनल रिजल्ट में क्या एरर होगा। तो उसके लिए आप हम शुरुआत करते भी सम और डिफरेंस करें, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करें फिजिकल क्वांटिटी का, तो उसमें एरर कैसे फाइंड करना है, बराबर। चलो तो ध्यान देते बेटे यहाँ पर कि एरर इन द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज। तो उसके लिए जो रूल है वो रूल कुछ इस तरीके से है। व्हेन टू फिजिकल क्वांटिटीज, मान लेते, चलो रूल तो बाद में लिखते, सबसे पहले देखो when two physical quantities are added or subtracted, when two physical quantities are added or subtracted, maximum absolute error। जब भी आप बेटा फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे उसमें एब्सोल्यूट एरर जनरेट होते हैं। आपको पता है भाई एब्सोल्यूट एरर आपको क्या है, अभी आपको पता है। सो व्हेन टू फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, maximum absolute error is given by मान लो कि अगर मेरे पास दो फिजिकल क्वांटिटी है, चलो मेरे पास दो फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पर हम लिख रहे कि मेरे पास दो फिजिकल क्वांटिटी है ए और बी। तो ए में अगर एब्सोल्यूट एरर प्रोड्यूस होगी तो वो कितनी होगी, तो आप बोलोगे भाई ए में अगर एब्सोल्यूट एरर प्रोड्यूस होती है, देखो एब्सोल्यूट एरर मैंने आपको सिखा दिया बेटा। अगर A1 में एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है तो आप क्या करते थे बेटा, याद करो। अगर मैं A1 में एब्सोल्यूट एरर बनाता था वो होता है डेल्टा A1 होता है, आया ना बेटा, बोलो आया ना बेटा। Yes, sir. Yes, sir. अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी मान लो कि A है, मतलब लेंथ होगी, तो उसमें एब्सोल्यूट एरर डेल्टा L होगी। तो A में जो एब्सोल्यूट एरर होगा वो डेल्टा A हो सकता है, और B में जो एब्सोल्यूट एरर है वो एब्सोल्यूट एरर वो डेल्टा B हो सकता है। When two physical quantities are added or subtracted, maximum absolute error, we can say produced in the measurement is the sum of individual absolute errors in given physical quantities। तो रूल है बेटा, ये रूल है। रूल क्या कह रहा है बेटा कि अगर आपके पास दो फिजिकल क्वांटिटी है, आपके पास तीन फिजिकल क्वांटिटी, आपके पास चार फिजिकल क्वांटिटी है, when two or more than two physical quantities are added, subtracted, maximum absolute error produced in the measurement is the sum of individual absolute errors
इन गिवन फिजिकल क्वांटिटी। मान लो कि मेरे पास दो फिजिकल क्वांटिटी है ए और बी, उनको मैं ऐड कर रहा हूं। अगर मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूं तो मेरे पास ए और बी फिजिकल क्वांटिटी का जो रिजल्ट है वो मैं कुछ इस तरह से उसका फिजिकल रिलेशन में कुछ इस तरह से बता रहा हूँ कि z जो है वो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट, और ए और बी जो है वो इंडिविजुअल मेरे फिजिकल क्वांटिटी है, उनको मैं ऐड कर रहा हूँ। तो एरर जो है वो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन z इस डेल्टा z, वो क्या होता है, वो अगर आप दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर रहे हो तो उनमें ए और बी में प्रोड्यूस होने वाले इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर का एडिशन होता है। सो z में प्रोड्यूस होने वाला मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल्स टू द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन ए प्लस मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन बी। तो डेल्टा z जो है वो मिलेगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो ये बात समझ में आई बेटा आपको? अगर आप ऐड कर रहे हो, अगर मैं ए रिलेशन से फिजिकल क्वांटिटी को बताऊंगा, इफ z इज इक्वल्स टू एक रिलेशन है z इज इक्वल्स टू a प्लस बी, देन मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इज इन z क्या हो सकती है, तो वो उतनी होगी जो दोनों फिजिकल क्वांटिटी में जो एब्सोल्यूट एरर है ना उसके समेशन के जितनी होगी। अगर कोई पूछे, अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि बताओ ए और बी का आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, इफ z इज फाइनल रिजल्ट और ए और बी जो फिजिकल क्वांटिटी में मेजरमेंट है उसमें मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, तो z इज इक्वल टू अगर a माइनस बी है तो z में प्रोड्यूस होने वाला जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर है वो क्या होना चाहिए? कोई बता सकता है बेटा? अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है इन z क्या हो सकता है, बोलो, कोई बता सकता है भाई? अगर मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं तो यहाँ पर डेल्टा z क्या होना चाहिए? जैसे बेटा मैंने यहाँ पर एडिशन किया, मेरे पास ये मान लो कि ये लेंथ है और ये लेंथ है, दोनों का इंडिविजुअल मेजरमेंट लिया था और उनको मैंने ऐड कर दिया, उनको मैंने क्या कर दिया, उनको मैंने ऐड कर दिया। तो z में प्रोड्यूस होने वाले एब्सोल्यूट एरर जो है वो एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी होंगे, बराबर। तो यहाँ पर लगता है बेटा ऐसा कि डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी करे, ऐसी फीलिंग भी आती है अंदर से, बट ऐसा नहीं होता है। आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, एरर्स आर ऑलवेज एडेड। एरर जो बेटा आप जो भी कुछ एरर जनरेट करोगे वो तो हमेशा ही ऐड होते हैं। तो ये गोल्डन रूल है बेटा, दिस इज गोल्डन रूल, कि अगर आप फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, एरर्स आर ऑलवेज एडेड। मैं z इक्वल टू ए प्लस बी के लिए लिखूं एरर या a माइनस बी के लिए लिखूं, तो यहाँ पर एरर्स ऑलवेज ऐड होंगे। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, तो उससे पहले ये गोल्डन रूल को छाप देते हैं। एरर्स आर ऑलवेज एडेड। आपको बेटा समझ में आ जाएगा, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। चलो, तो फॉर एग्जांपल कि लेंथ 1 जो है, लेंथ 1 है 2.0 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर, और लेंथ 2 जो है विच इज 1.5 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो फाइंड रिजल्टेंट लेंथ और what is the maximum absolute error in these two given length measurement of length। तो आपको बेटा रिजल्टेंट जो L है उसको आप बेटा कैसे बताओगे? अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो मैं बताऊंगा L1 प्लस L2। रिजल्टेंट लेंथ कैसे बताओगे बेटा? L इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2। तो ये होता है ना बेटा, ये जो 2 होता है 2.0 आपने बेटा पढ़ के रखा है। अगर मैं 2.0 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर लिखता हूँ तो ये 2.0 क्या होता है बेटा? दिस इज ट्रू वैल्यू। और ये क्या होता है बेटा? ये एरर का पार्ट होता है कि नहीं? किसी भी रीडिंग को बेटा आप कैसे बताते हो, कैसे एक्सप्रेस कर रहे थे बेटा? ए बार प्लस और माइनस डेल्टा ए बार। याद आया बेटा? हाँ या ना बोल दो।
आया ना? Yes, sir. तो अगर आपको रिजल्टेंट लेंथ लिखना है तो ट्रू वैल्यू जो है ना लेंथ 1 की वो 2.0 है और L2 की जो ट्रू वैल्यू ना बेटा वो 1.5 है। तो ऐड कर रहे हो तो ट्रू वैल्यू बेटा कितनी बन जाएगी? 3.5 बनेगी। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. बट एरर जो है तो वो तो ऑलवेज ऐड होती है भाई, एरर तो जो है वो ऑलवेज ऐड होती है, तो क्या हो जाएगा? 0.2 सेंटीमीटर। तो क्या ये समझ में आया? आया ना बेटा? Yes, sir. Sir. चलो अगर इसमें ही अगर आपको कोई पूछे फॉर अ गिवन एग्जांपल, find for a given example we can say, अगर मुझे L इज इक्वल्स टू ये रिलेशन दिया जाए कि L1 माइनस L2 फॉर अ गिवन एग्जांपल, अगर रिजल्टेंट लेंथ मुझे कुछ इस तरह से फाइंड करनी है L1 माइनस L2, तो आपको क्या करना पड़ेगा? चलो मुझे बताओगे भाई, एरर डेल्टा L क्या मिलेगी मुझे? L इज इक्वल्स टू L1 माइनस L2, चलो डेल्टा नहीं, L इज इक्वल्स टू L1 माइनस L2 होगा, तो आपको रिजल्टेंट लेंथ कैसे मिलेगी? तो बेटा ट्रू वैल्यू जो है ना वो 2 माइनस 1.5 मतलब क्या हो जाएगा? 0.5। और एरर का जो है ना बेटा वो ऑलवेज ऐड होता है, तो आप क्या लिखोगे बेटा? 0.2 सेंटीमीटर। ट्रू वैल्यू जो है ऐड कर रहे हो तो ऐड करो ट्रू वैल्यू, सब्ट्रैक्ट करो तब सब्ट्रैक्ट करो, ट्रू वैल्यू की बात हो रही है। बट एरर को ऐड सब्ट्रैक्ट करना कंफ्यूजन नहीं है, खाली ऐड ही करना है। एरर को क्या करना है बेटा? खाली ऐड ही करना है। चलो तो क्लियर है बेटा? है ना? Yes, sir. चलो लगाते बेटा कुछ सवाल एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल 1 बेटा ये समझना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो पूरा एरर पढ़ लोगे। आधे लोग बेटा ऐसे ही सोचते हैं कि हाँ सब्ट्रैक्शन है ना तो फिर एरर को भी हम 0.1 माइनस 0.1 तो 0 एरर। ऐसा नहीं होता है बेटा। तो मतलब आपने कुछ एरर करी नहीं, यहाँ पर तो लेंथ 1 में भी आपने एरर करी है और लेंथ 2 का मेजरमेंट के टाइम भी एरर करी है। तो रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि अगर आप दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो फाइनल रिजल्ट में जो आपका एरर का कैलकुलेशन है वो किस तरीके से होगा? वो दो इंडिविजुअल मेजरमेंट में जितनी भी एरर है उसको आप ऐड कर दो, बस। आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो या एडिशन कर रहे हो उससे एरर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा समझ में आ जाएगा। देयर आर टू रेजिस्टेंस, R1 is 100 plus or minus 3 ohm and R2 is 200 plus or minus 4 ohm are connected in series combination। चलो सीरीज कॉम्बिनेशन है तो व्हाट इज देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? तो सीरीज कॉम्बिनेशन बेटा कैसे होता था? कोई बताएगा मुझे क्या था फॉर्मूला सीरीज का? R1 plus R2. यस, R1 प्लस R2। तो R1 में ट्रू वैल्यू कौन सा है भाई? बताओ तो भाई, मुझे बताओ ट्रू वैल्यू कौन सा है? 100. तो 100 इज द ट्रू वैल्यू, इट इज ट्रू वैल्यू। और R2 में है, R2 में जो है वो ट्रू वैल्यू कौन सा है? 200। तो क्या इसमें एरर आप 3 ओम कह सकते हो और इसमें जो एरर है उसे आप बेटा 4 ओम कह सकते हो, हाँ या ना? Yes, sir. तो बेटा Yes, R1 sir. में ये जो एरर है एब्सोल्यूट एरर विच इज डेल्टा R1 3 ओम होगा और ये डेल्टा R2 जो है ना वो 4 ओम होगा। तो सिमिलरली जैसे हम करते हैं कि R इक्विवेलेंट जो है ना वो यहाँ पर आपको मिलेगा R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2 जो है बेटा वो ट्रू वैल्यू तो आपको मतलब सीधा आप लिखोगे 100 प्लस 200 विच इज 300। बट जब एरर की बात आती है तब आप क्या करोगे? यहाँ पर बेटा कितनी होगी एरर? 7. 7। 7. 300 प्लस और माइनस 7 हो। चलो समझ में आया बेटा? आया ना? Yes, sir. Yes, sir. चलो और एक एग्जांपल करते हैं। Example 2, the initial and final temperatures of a water bath are 18 plus or minus 0.5 डिग्री सेल्सियस। अभी बेटा समझ जाने का कि अगर आपको टेम्परेचर 18 प्लस और माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस लिखा है तो इसमें ट्रू वैल्यू क्या होगी? बताओ तो भाई। 18. 18 18 इज द ट्रू वैल्यू। एरर का डिब्बा बेटा ये, मतलब ये अगर मैं लिखूं तो ये टेम्परेचर के लिए डेल्टा T1 लिख देता हूं। तो मुझे यहाँ पर T1 टेम्परेचर जो है ना वो मिला 18 प्लस और माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, विच मीन्स इसमें एब्सोल्यूट एरर जो है जो डेल्टा T1 है वो 0.5 है। और यहाँ पर
सेकंड रीडिंग जो है उसमें टेम्परेचर है 40 प्लस और माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। चलो इसमें बताओ बेटा ट्रू वैल्यू कितना है? 40 40 है, और एरर कितना है यहाँ पर? 0.3 हाँ 0.3 बराबर। तो यहाँ पर आपके लिए जो एरर होगा वो एरर डेल्टा T2 इतना होगा ना। व्हाट इज द राइज इन टेम्परेचर, मतलब ये पूछ रहा है कि भाई टेम्परेचर कितना बढ़ा, तो आप क्या करोगे? देखो T2 T1 minus टेम्परेचर, T1 हाँ T2 माइनस डिफरेंस निकालोगे बराबर। तो राइज इन टेम्परेचर मतलब राइज इन टेम्परेचर डेल्टा T इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1। चलो आप इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो ओरिजिनल जो ट्रू वैल्यू है ना, हाँ उसका सब्ट्रैक्शन आप कर सकते हो, वो वैलिड है, वो होगा 22। बट जब एरर का डिब्बा लिखना होता है बेटा तो आप क्या लिखोगे? 0.8 0.8 बराबर। पॉइंट माइनस 0.2 ऐसा कोई बेटा दिमाग में भी ख्याल आए या प्लस 0.2 ऐसा नहीं करना है। एरर्स आर ऑलवेज एडेड, एरर को ऐड करना है, उसको कोई माफी नहीं मिलती। तो समझ में आया बेटा? एग्जाम्पल 1-2 के चलते बेटा मैंने पूरा ये जो पहला रूल है वो क्लियर करवा दिया है। चलो हाँ या ना बोल दो, ये क्लियर है कि नहीं बेटा? yes Yes, sir यस सर। चलो तो मतलब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन का आपने रूल देख लिया। फिर ऐसा थोड़ी होता है कि फिजिकल रिलेशन होते हैं जो भी कुछ आप फाइंड करना चाहते हो, जैसे मैंने काइनेटिक एनर्जी को ही समझा है, तो उसमें तो बेटा मास और वेलोसिटी का तो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, और कई जगह पर आप डिवीजन भी देखोगे, तो उसके लिए भी कुछ रूल होना चाहिए। है बिल्कुल है, तो उसे भी पढ़ते हैं बराबर। अभी ये बेटा हम क्या कर रहे हैं, रूल सीख रहे हैं और उसके बेसिक एग्जाम्पल। रूल सीखेंगे, बेसिक एग्जाम्पल, और इसकी जो एडवांस एक्सरसाइज वगैरह जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में JEE के लेक्चर में देखेंगे। अभी खाली बेटा रूल्स पर फोकस करो, हमें रूल्स आने चाहिए। सेकंड जो है एरर इन द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज। तो नाउ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करोगे तो उसमें एब्सोल्यूट एरर प्रोड्यूस होता है, बट जब आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हो उसमें फ्रैक्शनल एरर प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? फ्रैक्शनल एरर। आपको पता है फ्रैक्शनल एरर क्या है? So in multiplication or division, in multiplication and division, fractional error is produced। तो इसमें फ्रैक्शनल एरर्स प्रोड्यूस होंगे। सपोज मेरे पास दो फिजिकल क्वांटिटी है, तो सपोज two physical quantities are A and B। मतलब मेरे पास दो फिजिकल क्वांटिटी है जो है A एंड B। नाउ उनका कुछ रिलेशन है, कुछ इस तरीके से है। मान लो हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, उनका ए और बी का मल्टीप्लिकेशन किया और उसका फाइनल रिजल्ट जो है ना वो जेड मिला। क्या मिला? जेड मिला। ए और बी का मल्टीप्लिकेशन किया, उसका फाइनल रिजल्ट जेड मिला। तो मल्टीप्लिकेशन करने से एरर क्या होंगे? तो सबसे पहले रूल को समझ लो कि जब आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं तो आपके पास मतलब एक फिजिकल, दो फिजिकल या तीन चार फिजिकल क्वांटिटीज होंगी। तो आपको क्या करना है कि अगर यहाँ पर जैसे बेटा हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सीखा कि जब दो फिजिकल क्वांटिटी को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो एक जो फाइनल रिजल्ट है उसमें कितनी एब्सोल्यूट एरर थी? तो दोनों फिजिकल क्वांटिटी में जो एब्सोल्यूट एरर मिली उनका आपने सीधा ऐड कर दिया। तो एरर तो हमेशा ऐड होते हैं, बट मैंने यहाँ पर क्या बोला कि भाई मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हो तो फ्रैक्शनल एरर प्रोड्यूस होते हैं। चलो ए में प्रोड्यूस होने वाला जो फ्रैक्शनल एरर है वो क्या होगा? कोई बता सकता है बेटा? अगर मेरे पास ए फिजिकल क्वांटिटी है तो उसमें फ्रैक्शनल एरर कैसे फाइंड करते हो आप क्या करते हो बेटा? मैंने A1 A2 A3 में फ्रैक्शनल एरर कैसे बताया था? कुछ हम रेशियो लेते हैं कि नहीं? तो वो फ्रैक्शनल एरर जो है ना वो क्या होता है? डेल्टा A बाय A।
और बी में जो फ्रैक्शनल एरर होगा बेटा वो क्या होगा, बी में जो फ्रैक्शनल एरर होगा वो क्या होगा, डेल्टा बी बाई बी। तो जेड में जो फ्रैक्शनल एरर होगा वो क्या होना चाहिए, एरर तो हमेशा ऐड होते, तो जेड में जो फ्रैक्शनल एरर मिला विच इज डेल्टा जेड बाय जेड इज द सम ऑफ टू इंडिविजुअल फ्रैक्शनल एरर्स इन ईच मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी। सो ए और बी का मल्टीप्लीकेशन करना वो बताता है कि अगर आपका फाइनल रिजल्ट जेड है तो उसमें कितना फ्रैक्शनल एरर होगा, वो डेल्टा जेड बाय जेड वो दोनों के इंडिविजुअल एरर के समेशन के जितना होना चाहिए। तो अगर आपको कोई पूछे कि भाई हाँ डेल्टा जेड की वैल्यू क्या होगी, तो लिख दो यहाँ से डेल्टा जेड का मतलब क्या भाई, डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू जेड, बात खत्म। तो रूल मैं लिखता हूँ बट पहले मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा उसका मतलब समझ में। रूल तो बेटा आप रट्टा मारोगे मुझे पता है, बट वो नहीं करना है, इसको पूरे से अच्छे से समझो, बाकी रूल जो है ना वो आपको आसानी से याद रह जाएगा। समझ में आया बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, एरर्स तो हमेशा ऐड होते हैं, एरर्स Yes, ऑलवेज। sir. तो रूल मैं लिख रहा हूँ, बाकी बातें उसके बाद, बराबर, रूल समझना है, बाकी की बातें होती रहेगी। चलो, तो रूल क्या कहता है कि आपका बेटा मन हुआ, किसी का मन हुआ सर z इक्वल्स टू ए बाई बी का भी बता दो, चलो वो भी कर लेते हैं भाई, वो भी सेम चीज होगी बराबर, बट पहले रूल छाप देते हैं। देखो, इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, इन मल्टीप्लीकेशन और वी कैन से डिवीजन, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, इसमें फ्रैक्शनल एरर होती है, फ्रैक्शनल एरर प्रोड्यूस्ड इज गिवन by the sum of individual fractional errors produced in each individual physical quantity, in each individual physical quantity। चलो वापस से समझो बेटा इस रूल को, इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, तो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर जो प्रोड्यूस होता है वो एक समेशन होता है, किसका समेशन, हर एक फिजिकल क्वांटिटी में प्रोड्यूस होने वाले फ्रैक्शनल एरर का समेशन। तो अगर आपको बेटा कोई ऐसा भी बोल दे कि z इक्वल्स टू चलो a बाई बी का तो बता दे भाई, तो भाई ऐसा होता है इसमें z में अगर फ्रैक्शनल एरर बताओ तो वो एडिशन अरे मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीजन हो, ए में होने वाले फ्रैक्शनल एरर को लिखो, फिर उसको ऐड कर दो बी में होने वाले फ्रैक्शनल एरर के साथ, तो फॉर्मूला तो बेटा वही बनेगा, मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीजन हो, उसके लिए फ्रैक्शनल एरर जो भी इंडिविजुअल होगा, किसी ने ये बोला कि भी चलो ये कर दो a इंटू बी बाई सी कर दो, वो भी कर दो, चलो डेल्टा z बाई जेड होगा, फिर a और b जो है वो मल्टीप्लीकेशन में है तो डेल्टा a बाई प्लस डेल्टा b बाई बी, और c में प्रोड्यूस होने वाला फ्रैक्शनल एरर, तो ये हो जाएगा। तो मतलब आपको क्या करना है, तीन फिजिकल क्वांटिटी है, चलो तो कोई बात नहीं, तीनों फिजिकल क्वांटिटी में जितने भी फ्रैक्शनल एरर प्रोड्यूस हो रहे हैं उन सब का समेशन कर दो, बिकॉज एरर तो बेटा एट लास्ट एरर तो जो है वो ऐड ही होते हैं। तो क्लियर है बेटा ये चीज, हाँ या ना बोल दो बेटा। Yes, sir. अगर आपको a इंटू बी बाई सी इंटू डी दे तो भी बेटा आपको आना चाहिए, अगर आपको कोई ऐसा भी बोले a इंटू बी, हाँ एग्जाम्पल होगा बेटा, बराबर। चलो, तो z इज इक्वल्स टू, अगर आपको बेटा a इंटू बी नीचे c इंटू डी दे तो भी आप ऐसा लिख सकते हो, डेल्टा a बाय z में प्रोड्यूस होने वाला फ्रैक्शनल एरर डेल्टा z बाय z, डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b प्लस डेल्टा c बाय c प्लस डेल्टा d बाय d।
तो ये भी हो सकता है, बराबर। चलो एग्जांपल देखते हैं कि लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर मेजर टू बी 4 प्लस और माइनस 0.4 मीटर एंड 2 प्लस और माइनस 0.2 मीटर। ये लेंथ का रीडिंग है। लेंथ इज 4 प्लस और माइनस 0.4 मीटर and breadth is 2 plus or minus 0.2 meter. Calculate the area with proper error limit. चलो तो बेटा मुझे बताओ रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L into B. L into B, length into breadth. चलो तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L into B। बताओ बेटा L और B के बीच में क्या दिख रहा है, क्या है ये? मल्टीप्लिकेशन। चलो मल्टीप्लिकेशन है, तो आपको कैलकुलेट एरिया विथ प्रॉपर एरर लिमिट। तो एरिया में जो एरर होगी वो कैसे फाइंड करें? जैसे बेटा मैंने बताया कि z इक्वल्स टू a इंटू बी होता है, तो z में एरर होती है डेल्टा z बाई जेड इक्वल्स टू डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी। चल तो मुझे कोई लिखवाएगा बेटा एरिया में क्या होगा यहाँ पर फॉर्मूला? व्हाट इज डेल्टा a बाई ए? बोलो। Delta L 0.4 by upon L 4। डेल्टा एल अब हाँ बराबर है, डेल्टा एल बाई एल, फिर plus delta B by B. प्लस डेल्टा बी बाई बी। बोलो बेटा समझ में आया? पहले तो ये समझ में आना चाहिए एवरीवन, आया ना? बाकी की Yes, बातें sir. होती रहेगी। ओके चलो डेल्टा ए बाई इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो डेल्टा एल कहाँ से मिलेगा? कोई बताएगा बेटा मुझे डेल्टा एल कहाँ से लाना है? डेल्टा एल मतलब एल में प्रोड्यूस होने वाला एब्सोल्यूट एरर। तो बताओ मुझे एल का रीडिंग है ना, उसमें से डेल्टा एल कौन सा होगा? यहाँ पर 0.4। हाँ ये होता है डेल्टा एल और ये होता है ट्रू वैल्यू। चलो एवरीवन क्लियर है? हाँ या ना बेटा? यस सर Yes, sir. यस सर। चलो तो डेल्टा ए बाई को फाइंड करते हैं। डेल्टा एल में लिखूंगा 0.4/4 प्लस डेल्टा बी बाई बी को हम लिखेंगे 0.2/2, विच मीन्स ये होगा 0.1 प्लस 0.1, 0.2 हो जाएगा। चलो तो डेल्टा ए, अगर मुझे डेल्टा ए फाइंड करना है ना, बिकॉज प्रॉपर एरर लिमिट के साथ बताना है, तो डेल्टा ए इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ 0.2a। नाउ 0.2a विच मीन्स ये होता है L इंटू बी, एक्चुअल एरिया। चलो L इंटू बी करे तो बेटा कितना होगा ये? L इंटू बी कराओ तो बेटा 4 इंटू 2 होगा, तो डेल्टा ए क्या मिलेगा आपको? 1.6 मीटर स्क्वायर मिलेगा। डेल्टा ए क्या मिलेगा? 1.6 मीटर स्क्वायर मिलेगा। क्या मिलेगा? 1.6 मीटर स्क्वायर। नाउ एरिया को हम कैसे लिखते हैं? आपको बेटा पता है कि एरिया जो है ना, आप मतलब कोई भी आंसर जो है वो आप कैसे लिखते हो? एक्चुअल वैल्यू प्लस और माइनस उसका डेल्टा है। तो एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी? 1.6 प्लस और माइनस डेल्टा बेटा हमने कितना फाइंड किया है? डेल्टा है जो, 0.3। अरे एरिया सॉरी 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 ऐसा नहीं होगा, एरिया जो है वो 8 होगा, सॉरी 4 इंटू 2 ये 8 होगा, और डेल्टा हमने कितना फाइंड किया है? 1.6। तो 8 प्लस और माइनस 1.6 मीटर स्क्वायर। तो ये होता है प्रॉपर एरर लिमिट के साथ इसको बताना है। तो क्लियर है? हाँ या ना बोल दो बेटा। यस सर। यस Yes, sir. चलो सेकंड एग्जांपल जो है वो है रेजिस्टेंस के ऊपर। चलो इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। द रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू V बाई आई। रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू क्या है? V बाई आई है, where V is equals to 100 plus or minus 5 volt and I is 10 plus or minus 0.2 ampere. Find error in the measurement of resistance. तो बेटा यहाँ पर V और I कैसे जुड़े, मतलब उनके बीच का रिलेशन कैसा है? डिवीजन सर। हाँ डिवीजन है। चलो here resistance R is equals to क्या है बेटा? V by I है। तो आपको एरर इन द मेजरमेंट ऑफ R पूछा है। चलो मुझे कोई बताएगा बेटा यहाँ से हम क्या लिखे? डेल्टा R बाय R क्या लिख सकते हैं? बताओ चलो। डेल्टा V by V plus डेल्टा I by I। यस डेल्टा I बाय I।
चलो एवरीवन क्लियर है बेटा, बोलो हाय आना बेटा, Yes, Yes, sir. sir. एवरीवन हाय आना, बाकी के बेटा हाय आना लिखो कुछ। ओके ओके, चलो डेल्टा वी बोलते जाओ, क्या होगा वोल्टेज में, ये एक्चुअल वैल्यू, ये होता है डेल्टा वी और ये होता है डेल्टा आई। तो लिखाओ बेटा यहाँ पर 5/100 5 plus by 100 0.2/10. प्लस 0.2/10। चलो तो डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल्स टू 5/100, मतलब इट इज 0.05 प्लस ये होगा 0.02। डेल्टा आर इज इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ 0.07 आर। चलो आर की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी बेटा, इट इज वी बाई आई। 0.07 वी की वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू क्या है बेटा 100. 100। आई की वैल्यू, आई की ओरिजिनल 10. वैल्यू क्या है 10. 10। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 0.7 विच इज अवर डेल्टा आर। तो एक्चुअल जो है ना वो आपको रेजिस्टेंस कैसे बताना होता है, जैसे हमने एरिया में लिखा है बेटा, आर प्लस और माइनस डेल्टा आर। आर की वैल्यू क्या निकली बेटा, ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी 10. 10/10, 10 और प्लस और माइनस ये एरर कितना हो सकता है 0.7 ओम। आएगा बेटा ऐसा, हाँ या ना। Yes, sir. चलो मुझे कोई बता Yes. सकता है बेटा यहाँ पर व्हाट इज परसेंटेज एरर। चलो है कोई बेटा ऐसा कि जो मुझे बताए कि परसेंटेज एरर यहाँ पर क्या होगा। ये चीज क्वेश्चन में छाप के नहीं दिए, बट अगर ऐसा भी पूछ सकते हैं तो आपको 0.7 into 100. 0.7 नहीं 0.07 इंटू 100 होगा ना। डेल्टा आर बाय आर इन बाय जो फ्रैक्शनल एरर होता है डेल्टा आर बाय आर मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं ना बेटा। तो 0.07 इंटू 100 करोगे मतलब 7%। चलो ये भी पूछ सकते हैं। तो क्या ये आपको आया बेटा, आया ना, समझ में आया कि नहीं आया। Yes, sir. Yes, sir. तभी बेटा एग्जांपल मैंने ले लिए, सेकंड रूल जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड रूल जो है वो हमारा कंप्लीट, बट क्या ये चीज समझे कि नहीं समझे बेटा। Yes, sir. ओके तभी बेटा जो भी है ना, मैंने दो दो एग्जांपल इसलिए लिए बिकॉज एक मल्टीप्लिकेशन का, एक डिवीजन का था और एक आगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मतलब अभी हमें रूल क्लियर करने हैं, उसके एडवांस इलस्ट्रेशन वगैरह जो है वो हम करेंगे, बट पहले आप रूल को समझना यहाँ पर जरूरी है, बराबर। चलो एवरीवन बेटा क्लियर है, हाँ या ना बोल दो। चलो तो आगे Yes, Yes, sir. sir. एरर इन द पावर Yes. ऑफ अ क्वांटिटी। चलो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। चलो एग्जाम्पल के साथ बेटा रुद्रांक समझ में आ गया है ना। ओके हाँ ओके चलो चलो ओके। सो एरर इन द पावर ऑफ अ क्वांटिटी। एरर इन द पावर ऑफ अ क्वांटिटी का मतलब क्या होता है बेटा कि आप जैसे काइनेटिक एनर्जी को ही मैं समझा दूं बिकॉज ये बड़ा सिंपल है आपको समझने के लिए। हाफ mv² होता है। तो यहाँ पर मास और वेलोसिटी का जो मास और स्पीड है उसका मल्टीप्लीकेशन तो है, बट उसके साथ उसका पावर भी है। अगर आप स्पीड के मेजरमेंट में कुछ गलती करते हो तो यहाँ पर तो उसका स्क्वायर है। ऐसे बहुत सारे फिजिकल रिलेशन है जिसमें कुछ ना कुछ पावर रहता है भाई। स्क्वायर होता है, क्यूब होता है, क्यूब मतलब क्यूब रूट हो सकता है, स्क्वायर रूट हो सकता है। तो वहां पर कैलकुलेशन कैसे करें, तो एरर इन द पावर ऑफ अ क्वांटिटी कैसे बताना है। चलो तो उसका एक रूल है, वो रूल छाप देते हैं सबसे पहले। द फ्रैक्शनल एरर, चलो रूल को समझ लो। द फ्रैक्शनल एरर, the fractional error in nth power of a physical quantity is n times the fractional error, n times the fractional error in a given physical quantity, in that particular physical quantity। ये रूल है
चलो इसको समझते हैं। चलो तो बेटा रूल को है ना वापस से समझते हैं। द फ्रैक्शनल एरर इन nth पावर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, बिकॉज जब भी आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हो फ्रैक्शनल एरर बन जाती है। तो फ्रैक्शनल एरर इन nth पावर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज n times the fractional error in that physical quantity। कैसे? एक एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। देखो सपोज यहाँ पर 3 फिजिकल क्वांटिटी है। सपोज देर आर 3 फिजिकल क्वांटिटीज। सपोज देर आर 3 फिजिकल क्वांटिटीज A, B एंड C। मतलब यहाँ पर 3 फिजिकल क्वांटिटी है A, B, C एंड देयर फाइनल रिलेशन जो है, एंड देयर फाइनल रिलेशन इज गिवन बाय A रेज टू X, B रेज टू Y और Z रेज टू C। ऐसा है, अरे सॉरी उल्टा लिखा, C रेज टू Z है, बराबर। जो फाइनल रिलेशन हम ऐसा लिख देते हैं, ऐसा लिखते हैं। चलो A रेज टू स्मॉल a, B रेज टू स्मॉल b और C रेज टू स्मॉल c। मतलब कुछ भी एक्सपोनेंट हो सकते हैं भाई यहाँ पर। A का पावर 2 भी हो सकता है, B का पावर 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, मतलब कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर 3 अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, उनका एक रिलेशन है और वो कुछ रिलेशन इस तरीके से। तो अगर आप ए बी सी का कुछ मेजरमेंट करते हो उसमें एरर रह जाता है, तो फाइनल रिजल्ट जो होगा उस मतलब उस जेड में एरर कैसा होगा। तो अभी बेटा आप ऐसा ही सोचो कि हमने जो रूल पढ़ा है उसमें मतलब यहाँ पर एक्सपोनेंट है ही नहीं, आप अभी ऐसा ही सोचो बेटा। चलो तो कोई मुझे बताएगा अभी तो बेटा कैसा होगा ये z इक्वल्स टू a इंटू बी बाई सी। चलो कोई मुझे बताएगा अभी z में जो एरर होगा फ्रैक्शनल एरर वो कैसे फाइंड आउट होता है, मतलब कैसे फाइंड कर सकते Delta Z by Z. Delta Z by Z equals to हैं? हाँ delta A by A plus delta B by B plus delta C by C. यस, फ्रैक्शनल एरर इन z इज इक्वल्स टू डेल्टा a बाई a। चलो अब मान लो बेटा एक्सपोनेंट है ही नहीं, हमें क्या मानना है, अभी एक्सपोनेंट है ही नहीं। तो फ्रैक्शनल एरर इन z इज इक्वल्स टू डेल्टा z बाई z इज इक्वल्स टू डेल्टा a बाई a, एरर तो ऐड होते हैं, डेल्टा b बाई b, फिर एरर तो ऐड होते हैं, बस ये छाप दो। तो एक्सपोनेंट है तो क्या डिफरेंट क्या है, मतलब ये अलग क्या है यहाँ पर, बराबर। तो इसको बेटा समझना है। देखो आपको आपको क्या करना है, ए का एक्सपोनेंट लेना है। चलो इसको बेटा अनलॉक करते हैं। ए का एक्सपोनेंट जो है वो जंप मार के बेटा यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखो रूल क्या कह रहा है कि अगर फ्रैक्शनल एरर इन nth पावर है तो वो क्या बन जाएगा बेटा, n टाइम्स हो जाएगा। अगर इसका पावर a है तो उसका एरर जो है ना वो a टाइम्स हो जाएगा। समझे बेटा कि नहीं समझे, आया ना। चलो Yes, b को जंप करना है। अगर b का पावर 2 है तो उसमें जो एरर हो रही है ना फ्रैक्शनल एरर वो 2 टाइम्स हो जाएगी, तो मतलब यहाँ पर पावर b है तो ये b टाइम्स हो जाएगा। अगर c में जो है वो फ्रैक्शनल एरर है डेल्टा c बाई सी, बट उसका पावर जो है वो c है तो उसका फ्रैक्शनल एरर जो है वो c टाइम्स हो जाएगा। तो क्या समझे बेटा, फ्रैक्शनल एरर इन a जो है वो, अरे फ्रैक्शनल एरर इन z जो है अगर एक्सपोनेंट होता है तो आप इस तरीके से लिखोगे। तो क्लियर है बेटा, डिफरेंस कुछ नहीं है यहाँ पर, डिफरेंस कुछ नहीं है, आपको खाली एक्सपोनेंट जो है वो क्या करना है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्लियर है बेटा, ये आया ना, एग्जाम्पल ले रहे हैं बट yes, sir. क्लियर है। चलो अगर आपको कोई पूछे कि पावर तो है भाई उसका परसेंटेज एरर भी निकाल दो, चलो वो भी कर लेते हैं। क्या होता है परसेंटेज एरर, जो डेल्टा z बाई z आपने ढूंढ लिया बेटा, तो फिर परसेंटेज एरर जो है ना वो खाली मल्टीप्लाई बाय क्या करना होता है, 100 ही करना होता है, बड़ा उसमें कोई नई बात है नहीं। चलो तो परसेंटेज एरर इन z, व्हाट वी कैन से, परसेंटेज एरर इन z वो होगा डेल्टा z बाई z को बेटा मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ, 100 से। अभी इक्वेशन क्या था बेटा आगे देखो, a इंटू डेल्टा ए बाई इंटू 100, तो एक को हम बाहर ले लेंगे,
डेल्टा ए बाय इंटू 100 कर दो, प्लस बी इंटू डेल्टा बी बाय बी इंटू 100, बराबर। चलो नाउ प्लस सी इंटू ये होगा डेल्टा सी बाय सी इंटू 100 होगा, बराबर। तो इन शॉर्ट ये होता है, ध्यान से सुनना बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये होता है परसेंटेज एरर इन सेड। ये ब्रैकेट में क्या होता है, ये जो है ना वो परसेंटेज एरर इन ए हो गया। आपको क्वेश्चन में बेटा इंडिविजुअल देते हैं कि भाई ए में 4% एरर है, तो आपको बेटा डेल्टा ए बाय इंटू 100 को 4% कंसिडर कर लेना है डायरेक्टली। फिर ये ब्रैकेट क्या हो गया, परसेंटेज एरर इन बी। ये ब्रैकेट क्या हो गया, परसेंटेज एरर इन सी। तो सवाल करते हैं, बट पहले ये समझ लो कि परसेंटेज एरर और ये वाला समझ में आया बेटा, एक्सपोनेंट का रूल क्या होता है, थोड़ा सा ही चेंज है, Yes, बाकी sir. कुछ है नहीं यहाँ पर, बराबर। चलो तो सवाल करते हैं एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 जो है वो नीट 2019 में ये सवाल पूछा गया है। नीट 2019 में ये सवाल पूछा है और वही एग्जाम्पल को हम सॉल्व कर देते हैं। देखो, in an experiment the percentage of error occurred in the measurement of physical quantity A, B, C, D are respectively 1%, 2%, 3% and 4%। तो सबसे पहले बेटा मुझे बताओ कि A में जो परसेंटेज एरर है वो क्या होगा, मतलब डेल्टा ए बाय इंटू 100, तो ये क्या है 1%। फिर डेल्टा बी बाई बी इंटू 100, ये कितने परसेंट है 2%। फिर डेल्टा सी बाई सी इंटू 100, ये कितने परसेंट गिवन है 3%। और डेल्टा डी बाई डी इंटू 100, ये कितने परसेंट है बेटा 4%। Then the maximum percentage of error in the measurement of x, maximum percentage error in the measurement of x where x is given by this relation। यहाँ पर बेटा x का कुछ रिलेशन है, वो क्या है देखते हैं, ध्यान से देखो कि यहाँ पर x का जो रिलेशन है वो क्या है, a का पावर 2 है, b का पावर 1/2 है, c का पावर 1/3 है और d का पावर क्यूब है। ये हमारा पूरा सॉल्यूशन। देखो तो x में पहले बेटा पावर को जाने देते हैं। तो x में मुझे कोई बताएगा भाई डेल्टा x बाय x को पावर के बिना लिखे तो वो कितना, क्या लिख सकते हैं, बताओ चलो। बोलो बोलो। delta x by x into 100 equals to delta a by into 100 plus हाँ delta b by b into 100 plus delta c by c into 100 plus delta d by d into 100। अच्छा, अभी मैं परसेंटेज के बिना लिखूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि डेल्टा ए बाय ए, पावर को नहीं गिनते अभी, पावर को एज इट इज रखते हैं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ भाई डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी प्लस, क्या मैं इसे डेल्टा डी बाई डी लिख सकता हूँ भाई, बोलो पावर के बिना भाई, हाँ या ना बोल दो बेटा, अरे बोलो हाँ या ना बेटा। Yes, sir. हाँ बेटा। चलो अभी क्या करेगा बेटा, ये एक्सपोनेंट जो है ना वो जंप करता है, कहाँ पर जंप करता है भाई, उसमें जंप होगा, ये कहाँ पर आएगा भाई, यहाँ पर आएगा। बोलो फिर b का पावर यहाँ पर आएगा, c का पावर यहाँ पर आएगा और d का पावर यहाँ पर आएगा। बट आपको पूछा है बेटा, ये लोग बेटा बड़े ही शातिर है, आपको क्या पूछा है, परसेंटेज एरर पूछा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100। तो डेल्टा एक्स बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा यहाँ पर, क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एक्स बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 2 इंटू डेल्टा ए बाय ए मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 1/2 इंटू डेल्टा बी बाय बी मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 1/3 into delta c by c multiply by 100 plus 3 into delta d by d multiply by 100 होगा ये।
मुझे बताओ बेटा, डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 कितने परसेंटेज है? चलो ये डेल्टा ए बाय, 1%. हाँ मतलब ये पूरा ब्रैकेट में मैंने बोला ना बेटा, ये आपको पहले लिख देना होता है। ये बेटा हम पहली बार करें इसलिए इतना टाइम ले रहे हैं, बाकी आप सीधा कर सकते हो बिकॉज एमसीक्यूज होते हैं तो उसमें तो आप सीधा कर ही सकते हो। ये इंटू 1% होगा, प्लस बताओ चलो डेल्टा बी बाई बी कितने परसेंटेज होंगे भाई? ये कितने परसेंटेज है? 2. 2%। वेरी गुड बेटा। ये 1/2, ये 1/2 इंटू 2%। चलो डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 3%. ये होगा, हाँ कितने परसेंट? 3%। और डेल्टा डी बाई डी ये हो जाएगा 4%, बराबर है। चलो तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1/3 इंटू डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 3%, प्लस 3 इंटू डेल्टा डी बाई डी वो होगा 4%, बराबर। तो ये 2%, 1%, 1% और 12% कितने हो जाएंगे भाई? 16%। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट है। तो समझ में आया बेटा सवाल कैसे करने हैं? हाँ या ना? Yes. इज इट क्लियर टू ऑल? हाँ या ना बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 एक अलग सा है इसलिए बेटा मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, बाकी मैंने बोला कि बहुत सारे सवाल जो है वो यहाँ पर होते रहेंगे। ये JEE 2018 मेंस में पूछा गया सवाल, तो एक नीट का एक JEE का, बिकॉज एरर तो ऑलवेज पूछे जाते हैं बेटा। चलो आई होप ये हम ऑलमोस्ट ये लास्ट एग्जाम्पल लेंगे, बाकी के सवाल बेटा हम स्पेशली इस एरर का ही JEE का लेक्चर होगा तब कर लेंगे। चलो ये अलग है इसलिए मुझे समझाना है। डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन वन शेप, density of a material in the shape of a cube is determined by measuring 3 sides of the cube and its mass. So वैसे डेंसिटी बेटा आपको पता है, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। If the relative errors in measuring the mass and length are respectively 1.5% and 1%, the maximum error in the determining the density क्या होगी? मैक्सिमम एरर इन द डेंसिटी क्या होगी? तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम है, वो आपको पता है, बट बेटा क्यूब है, क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, कौन बताएगा? L cube. L cube. एल क्यूब होता है, यस। चलो तो पहले तो हम डेंसिटी को लिख देते हैं। डेंसिटी का सिंबल बेटा ऐसा होता है, ये होता है रो, इसे बोलते हैं रो। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा फॉर अ क्यूब m बाय एल क्यूब। तो मुझे बताओ बेटा डेल्टा रो बाय रो मैं लिखूं तो आप क्या लिख सकते हो? चलो कौन बताएगा मुझे? m और l पहले देखो, एक्सपोनेंट को भूल जाओ, m और l कैसे दिख रहे हैं बेटा? डिवीजन में है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो आप क्या लिखोगे पहले? तो m डेल्टा रो बाय रो मतलब डेंसिटी में मिलने वाली जो फ्रैक्शनल एरर है वो कैसे कैलकुलेट करनी पड़ती है? वो मास में Rho m वापस by होने m वाली, plus rho हाँ, l by l. तो डेल्टा m बाय m प्लस डेल्टा l बाय l। फिर बेटा ये एक्सपोनेंट क्या करता है? एक्सपोनेंट का रूल फिर लगा दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 इंटू डेल्टा l बाय। बट आपको पूछा है परसेंटेज एरर, तो मतलब डेल्टा रो बाय रो इंटू 100 किया मैंने, तो ये मिलेगा मुझे डेल्टा m बाय m इंटू 100 प्लस 3 इंटू डेल्टा l बाय l इंटू 100। चलो बताओ बेटा डेल्टा m बाय m इंटू 100 कितना है? 1.5%. हाँ तो मतलब ये 1.5% होगा, और ये 3 इंटू कितना है? 1% है। तो इन शॉर्ट ये 1.5% प्लस 3%, मतलब ये कितने परसेंट? 4.5%,
बराबर, तो कितने परसेंट हो जाएगा 4.5%। तो बेटा ऐसे सवाल भी 4 मार्क्स आपको दे के ही जाते हैं, बट उसके लिए मैंने बोला ना कि भाई आपको बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। तो क्लियर है बेटा सेकंड एग्जाम्पल आया ना, Yes, sir. Yes, sir. बराबर। थर्ड है, फोर्थ है, आगे बस पर यहाँ तक रखते हैं, बाकी के सवाल एग्जाम्पल जो है वो मैं कवर अप करवा दूंगा जेडब्ल्यू नीट के अपने लेक्चर में, बराबर। तो आई होप कि बेटा ये सारे रूल्स और एरर एनालिसिस का बेसिक पार्ट आपको समझ में आ गया। प्रोपोगेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर ये पूरा अलग से टॉपिक है, इसमें 3 रूल है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल पहला, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का रूल, और उसके बाद आपको पावर में अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो कैसे कैलकुलेशन करनी है वो आपको आना चाहिए, बराबर। तो इसके होमवर्क के एग्जांपल आज नहीं दे रहा हूँ, बट जब भी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको करेंगे तब आपको इसके होमवर्क के अच्छे अच्छे से एग्जांपल मिलेंगे। आज होमवर्क में आपको मैंने खाली 2 सवाल दिए, मतलब ये सब तो लिखना ही है, बट ये होमवर्क के 2 और 3 एग्जांपल आपको करने हैं, बिकॉज ये मेथड आपको आना चाहिए। तो आज का गोल बेटा हमारा कंप्लीट हो रहा है, एरर एनालिसिस और एस्टिमेशन ऑफ एरर यहाँ पर कंप्लीट है।